हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमारी लास्ट क्लास है पीएनएल की। शुक्र है पीएनएल खत्म हुआ। और भाई बहुत टाइम लग गया, सबसे ज्यादा क्लास पीएनएल में लगी है पूरे कोर्स के अंदर। अब देखा होगा एनपीओ में भी इतनी क्लास अभी नहीं लगेगी जितने पीएनएल में लगी है। एनपीओ की क्लास आपको जाकर देखो तो आपको एक बात मैं जरूर क्लियर कर दूं, पीएनएल के बाद ही जाकर एनपीओ करना है सर। पीएनएल के बाद जाकर एनपीओ करना है, अदरवाइज कोई और चैप्टर मिसिंग होगा क्योंकि एनपीओ थोड़ा बहुत लिंक है पीएनएल से। ठीक है, अब हमारा जो स्टडी नोट नंबर 3 था, और आपको पता है सर हम सिर्फ और सिर्फ सीएमए के एक्सपर्ट से पढ़ाते हैं। सीएमए फाउंडेशन में मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया, मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप कर लो, नहीं मैं वही करा दूंगा। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मैसेज में प्रॉब्लम सोल्व करना थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर। अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है तो सोल्व किया जा सकता, पर पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो सोल्व नहीं किया जा सकता सर। समझ रहा हो ना आप भी? ठीक है, अब फेस टू फेस होता तो कर देता यार, पर मैसेज में पूरा कॉन्सेप्ट समझाना इम्पॉसिबल है। हाँ फोन करके समझाना फिर भी, पर मैंने कहा यार क्यों ऐसा झंझट पानी, मैंने कहा सारे बता दो ना, एक एक क्वेश्चन करा दे, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा। आज मुझे एमसीक्यू कराने हैं और पहले आपको चेक कराना है। तो स्टडी नोट 3 जो हमारा फाइनल अकाउंट है उसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न आपका था, सोल प्रोवाइडरशिप कंसर्न, और आपके पास एनपीओ था। ठीक है, इसके बाद एनपीओ कर लेना। और पीएनएल एप्लीकेशन में आपको देखो मैंने बताया था ट्रेडिंग कंसर्न होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस बनती है, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस बनती है। सारी चीज करा रही है दोस्तों, ये तो बेसिक करा था, ये सारी चीज बेसिक मैंने आपको बिल्कुल कराई है जितनी एडिशन। अब पहला क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन गिनते रहना मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन गिनते रहना। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी खोल के दिखा देता हूँ, आपको बुक भी खोल के दिखा देता हूँ। अभी बुक खोल के दिखाते हैं एक एक करके, और फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर पूरा क्लियरिटी के साथ। और आपने देखा भी होगा यार, आप टाइम वेस्ट कर देंगे हमारे साथ। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैंने इंटर लेवल के डाले, इसके अंदर इंटरमीडिएट लेवल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले। क्यों डाले? जानबूझकर डाले। मैंने आपको दिखा देना चाहता था एक बार, और मैं आपको पहले ही बता सकता था, पहले मैं जानबूझ के नहीं बताया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था एक बार कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता कि इंटरमीडिएट में भी एंड फाइनल अकाउंट है, और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन भी आपने कर लिए दोस्तों। बहुत से ऐसा क्वेश्चन है, जब आप इंटर की बुक डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना, उस क्वेश्चन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन है वो तो नहीं कराए, क्योंकि वो फाउंडेशन लेवल और इंटर लेवल में फर्क है ना दोस्तों। मुश्किल क्वेश्चन इंटर में करेंगे हम, जब आप इंटर में मेरे साथ आओगे। जब फाइनल में हो तो फाइनल में करेंगे। बाकी अभी जो फाउंडेशन लेवल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो फाउंडेशन। बट कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा ये फाउंडेशन में कराना अच्छा लगता है तो उसको करा देना चाहिए। जैसे कि यार पहला क्वेश्चन ये तो बेसिक था। अगर आप देखो मैंने ये सारे पहले 2-3 क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट लेवल के हैं, पहले 3 क्वेश्चन किसके हैं? इंटर लेवल के हैं। और आप देखो क्लोज कॉस्ट प्राइस 2400 मैंने यहाँ पर देखो मैच कर दिया 2400। आ रहा समझ में? 5वें से चालू है आपका, पहला दूसरा। सर ये लाइन से आप गिन लेना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, लाइन से गिन लेना मेरे भाई। एक क्वेश्चन छूट गया ना सर मुझे बता देना सर, ये क्वेश्चन अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए और आपको करके दिखाऊंगा। सर जितने भी है ना ये सारी चीजें देखो, मैंने सारी चीज डाली है। देखो ये मैंने पहले डाल देते हैं, पहला दूसरा आपके पास तीसरा, ये सारी चीज मेरी ऊपर है सर, ये सब मैंने डाले हुए हैं, ये सब मैंने डाले हुए। देखो हमने मैच भी करा था, अरविंद कुमार, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था आपको, जिसमें कमीशन वाला था, डाला सर, हर चीज डाली है मेरे भाई। बस मुझे यहाँ पर जो करना है वो एमसीक्यू करो। और मैं आपको दिखा देना चाहता था कि सर जैसा हमारा स्टडी मैट है, वी आर फॉर सीएमए ओनली। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इंटर लेवल में घबरा ना जाए, क्योंकि मुझे पता है एक बार जो मुझसे क्लास ले लेता है वो इंटर में मुझसे ही पढ़ता है, आज तक वो कहीं गया नहीं। दोस्तों मुझे आपका ही पता है कि आप भी मुझसे अगर क्लास लोगे तो मुझसे लोगे, अदरवाइज किसी दिन लोगे, या तो आपको पता है क्योंकि आपको ना एश्योरेंस आ गया है यार। हाँ सर ना सर सीएमए के एक्सपर्ट से ही पढ़ाते हैं, सीए यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब सीएमए होता है और सीएमए के एक्सपर्ट से होता है, हमारे बारे में बताते हैं सीएमए के बारे में। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? ये सिर्फ प्रमोशन था। ठीक है चलो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है। चलो भाई तो स्टार्ट करें सर आज का क्लास। भाई फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट टू असर्टेन, फाइनल अकाउंट बनाने का क्या पर्पस होता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताना। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है सिर्फ? नहीं, दोनों चीज होती है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना एंड फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। पहली क्लास बेसिक की जाकर देख लो, कॉपी इतना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करवाया मैंने आपके। आज की क्लास थोड़ी बड़ी नहीं होने वाली क्योंकि ये 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको एक वो दिया है कि आप पहले सारे क्वेश्चन चेक कर लो कि आपके सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के हो गए नहीं हो गए। इसके बाद अगर आपको टाइम मिले, देखो स्टडी मटेरियल इज इनफ फॉर अस, स्टडी मटेरियल ही करके जाओगे ना तो 100% पेपर स्टडी मैट से आता है। अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, 100% नंबर लाने हैं, तो आप स्कैनर करना चालू करें। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप मुझसे मांगिए, मैं आपको स्कैनर दे दूंगा। बट सर स्टडी मटेरियल इज इनफ फॉर अस, स्टडी मटेरियल से अलावा कहीं से नहीं आता बाहर से पेपर। ठीक है भाई, तो स्टडी मैट को पहले करिए, 10-10 बार करिए, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो स्कैनर भी करिए। स्कैनर के अलावा और कुछ नहीं करना, वर्क वो ये सब आरटीपी एमटीपी कुछ नहीं करना, वो सब बेकार है हमारे लिए।
सीएमए के अंदर नहीं चलता ये सब, सीएमए के अंदर दो चीज चलती है बस, याद रखना पूरे सीएमए में, एक स्टडी मटेरियल, एक स्कैनर, बस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पहला हो गया, पहले का आंसर डी है। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन अ प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन इट्स कमीशन, बिफोर डिडक्शन इज कमीशन, दिस कमीशन ही विल गेट अ कमीशन एट द रेट डैश ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 8400 रुपए का है। अब मुझे बताओ बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है। मैनेजर कमीशन 5% है 8400 में, 8400 का 5% बता दो कितना हो गया। मैंने कहा 8400 का 5% कितना हो गया सर, निकाल लेते भाई। 8400 का 5% ये आ गया 420 रुपए, 420 ही आ गया। सिंपल है ना। अगर आफ्टर होता तो क्या करता, 8400 का 5/105 करता, पर ये तो बिफोर है ना, तो ये सीधा लगा देते, अप्लाई कर देते। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश, देखो देखो ये मजे आते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन मैंने कई बार करा हुआ, बेसिक चैप्टर में। अगर आप बेसिक चैप्टर नहीं पढ़े, डायरेक्ट में आए हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो पेटी कैश का बैलेंस होता है ना दोस्तों, बच जाता है, वो हमारे लिए क्या होती है दोस्तों, एसेट होती है, एसेट। दोस्तों पेटी कैश क्या होता है, कैश होता है, कैश मेरी क्या होती है, एसेट होती है। मैंने पेटी कैश का मतलब क्या है, छोटा सा कैश मैंने कुछ दे दिया, मैंने कहा भाई रोजाना खर्चे के लिए कुछ पैसे पकड़ो 10,000। आप मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं पेटी कैशियर हूँ, जो रोजाना खर्चा देन लेन करता रहता हूँ, रोजाना छोटा मोटा खर्चा दे मेरा होता है, चाय पानी का खर्चा, जो नमकीन वगैरह का छोटा मोटा खर्चा, चखना का, ठीक है, दारू वारू नहीं भाई, चखना। अब मैंने क्या करा भाई मेरे को ऑनर ने दिया 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए देकर मैंने क्या करा, मैंने 10,000 में से कुछ पैसा खर्च करा, चाय पानी को इतना देना, चाय वाले को कितना देना, नमकीन वाले को कितना देना, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ देने के बाद मुझे कुछ पैसा बच गया। जो बच गया वो मेरी एसेट है ना भाई, कैश है ना, कैश मेरी क्या होती है, एसेट। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है, हर बार पूछ लेता है कि पेटी कैश का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, भाई एसेट होगा, एसेट बच जाता है ना जो बैलेंस, वो कैश ही तो है, एसेट है। फिक्स एसेट आर, फिक्स एसेट क्या होती है, कैप्ट इन अ बिजनेस फॉर यूज फॉर लॉन्ग टाइम, हाँ ये होता है। मेन फॉर रीसेल, मेन फॉर रीसेल क्या वो दोबारा बेचने के लिए होता है। मेन फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, नहीं भाई, ऑल ऑफ देम तो होगा नहीं, ये तो है नहीं भाई। फिक्स एसेट हमेशा ध्यान रखना, फिक्स एसेट बेचने के लिए नहीं होती, रीसेल के लिए नहीं होती, और ना ही इजीली कैश में, वो तो करंट एसेट होती है। फिक्स एसेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए होती है, एक बार खरीदो, यूज करो, उससे अर्निंग करो, ऐसे लैंड बिल्डिंग मशीन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं मेरे भाई, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन गुड्स प्रोड्यूस, ना टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अभी तो करा था पिछली क्लास में, यस ये अभी आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, ये नहीं आ रहा, हाँ सर। इसके बाद अगला जो 6th पॉइंट है, 6 पॉइंट देख लेंगे, जल्दी से हो जाएंगे खत्म, कुछ नहीं है इसमें बचा हुआ। The company wish to earn 20% of profit on margin on selling price, 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है सेलिंग प्राइस के अंदर। Which of the following profit mark up to the cost but will the achieve the required profit margin? कह रहा है कॉस्ट है कुछ होगी, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, और प्रॉफिट किसका कमाना चाहता है, एट द रेट कितना, 20%, किसका 20% कमाना चाहता है, सेल का। अब सेल मुझे पता नहीं किसका कमाना चाहता है, सेल का, तो मैं इसको मान लिया 100, सेल का 20% क्या होगा 20, तो बताओ कॉस्ट कितने के बराबर होगी सर, कॉस्ट होगी 80 के बराबर, ये तो क्लियर है। अगर कॉस्ट 80 के बराबर है, अगर कॉस्ट 80 के बराबर है और प्रॉफिट 20 के बराबर है, तो समझ में आया, ये वाले बताओ, ये क्लियर है या नहीं है, ये बता दो सर। वो कह रहा है कि भाई मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 20% सेल पर ऑन सेलिंग प्राइस, मैंने कहा सेलिंग प्राइस को मान लो लेट 100, अब 20% प्रॉफिट कमाया तो 20, तो कॉस्ट कितने के बराबर, 80 और 20 में जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा। अब मुझे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि भाई ये 20%, 20 रुपीज जो आया, ये कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो मैंने कहा सिंपल 20 अपॉन में प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। दोस्तों कैसे निकालेंगे, अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100। अगर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है कि कितना परसेंट, कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। तो ये आपको निकाल रहा है, कह रहा है बीच ऑफ द प्रॉफिट मार्क, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्क का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन द कॉस्ट, कॉस्ट का कितना परसेंट होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमने पहले दिन निकाला भाई कॉस्ट कितने के बराबर, तो मैंने कहा अगर सेल्स 100 है, 20 तो कॉस्ट 80 के बराबर है। अब ये 20 ये कॉस्ट का कितने परसेंट है, तो मैंने कहा सर 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 25% है दोस्तों। अगर आप कॉस्ट का अगर एट द रेट 25% निकाल दो ना कॉस्ट का, तो 20 रुपए आएगा, देख लेना आप। कॉस्ट का 25, 80 का 25% निकालो सर 20 ही आएगा, देखो मिल गया। तो मैंने कहा अगर प्रॉफिट का 20% तो सेल का अगर 20% तो कॉस्ट का 25% होगा, प्रॉफिट 20 रुपए। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, तो 25% का है 20 राइट आंसर।
क्लियर है या नहीं है? अगर ये अभी समझ नहीं आया तो ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट जब पढ़ोगे ना, ज्वाइंट वेंचर वहां तो डिटेल में कराने वाला हूं उसको, ठीक है? तब तक के लिए वेट कर लीजिए। अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ रहे हो तो कोई नहीं, अगर पढ़ चुके तो आपको क्लियरिटी मिल गई हो कि वहां तो डिटेल में कराया होगा मैंने। 6th पॉइंट, अगर आपने पहला चैप्टर ये पढ़ा है, ज्वाइंट वेंचर अभी बाद में उठाया है, तो आप क्या करिए, आप कुछ मत करो, आप बस वेट करिए, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट का आने का वेट करिए। कंसाइनमेंट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे ना, कंसाइनमेंट में ये ना ऐसे 4-4 बार मेथड बताया डिटेल में, टेंशन मत लो, सारी चीज कराऊंगा मैं। इस पे तो मानत ऐसे करेंगे कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर, ये तो ऐसे बच्चा लगेगा आपको, ये तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है, छोटे मोटे बातें, ठीक है भाई। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाते टाइम बैड डेट रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर टू। बैड डेट रिकवर की एंट्री क्या होती है पहले बताओ। बैड डेट रिकवर की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, ये होती है एंट्री कैश टू बैड डेट रिकवर, ठीक है। अब बैड डेट रिकवर क्या होता है, इनकम को अगले साल क्या करेंगे, इसी साल लास्ट साल के एंड में ट्रांसफर करते हैं ये सारी इनकम, कहां भेजेंगे, तो बैड डेट रिकवर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू क्या चले जाएगा, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में ना डेटर में ना एप्रोप्रिएशन में ना एडजस्टमेंट में, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। एक बार आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एक्टिविजन में अलग होता है। डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस शुड बी, डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसको कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वन साइड एरर होगा, वन इफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाता है, अगर डेबिट साइड में तो डेबिट इफेक्ट होगा। बताओ डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट कहां होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, एक एसेट में से माइनस। डेबिट इफेक्ट होता है पीएनएल के डेबिट साइड पे वाला, ये इज राइट आंसर। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में शो होता है तो एक इफेक्ट होगा, वो भी पीएनएल के डेबिट साइड पे, क्योंकि वो डेबिट साइड में दिखता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, नन ऑफ दिस, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज सीओजीएस, इज राइट आंसर। सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ द पीरियड, एक पीरियड का फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट दिखाती है, तो होगा नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द, ये भी नहीं होगा, कॉस्ट तो ना बताता है। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर अ पर्टिकुलर डेट, एक डेट के बारे में बताएगा, पीरियड के बारे में। देखो डेट और पीरियड में समझो, डेट का मतलब होता है कि एक दिन की बात बताएगा, वो होती है बैलेंस शीट बताती है, और पीरियड का मतलब पूरे साल की बातें बताएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिन की बात बताएगा, पर्टिकुलर डेट की, या पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, पूरे साल का। दोस्तों इज राइट आंसर। पीरियड और पर्टिकुलर डेट में डिफरेंस है। पीरियड का मतलब क्या हुआ, पीरियड का मतलब हुआ सर पूरे साल की बातें बताता है, और बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट की बातें बताता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल की लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन। एज ऑन का मतलब एक दिन की बातें बताएगा, और फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल की बातें बताएगा। दोस्तों क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ते, अरे कहां पूछ रहे, एमपीओ में जंप कर दे भाई, ठीक है भाई। अब 11वां देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी फाइनेंशियल, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, पीएनएल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और ट्रायल बैलेंस कब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंड फ्लो, सर फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, फंड का आना जाना देखते हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखा था ना आपने कभी, कैश का आना जाना, इससे फंड से रिलेटेड। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट आगे जाकर ना आप कॉस्टिंग लेवल के अंदर बढ़ोगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां जाकर आपको डिटेल में पता चलेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो का मतलब फंड का आना जाना, इसके लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, इसलिए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कौन सा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है भाई। Based on which the following concept, share capital account show in the liability side of the balance sheet. Share capital account, कैपिटल शेयर छोड़ो, शेयर को इग्नोर करो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। क्यों जाता है, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग और अलग तभी तो कैपिटल दिखाते हैं कि हमारी लायबिलिटी है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, ऑनर अलग बिजनेस अलग, ऑनर अलग बिजनेस अलग। तो बिजनेस आपका ऑनर जो पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल, शेयर को भूलो, ऑनर जो कैपिटल लगाएगा बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल लगाएगा, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। किस कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। क्लियर है नहीं है? शेयर कैपिटल का इंक्लूड किया यहाँ पर, शेयर कैपिटल मींस ऑथराइज्ड कैपिटल, जो वो होती है कंपनी की। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शो इन, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो होता है तो बताओ ये कहां पर जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक, देखो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो एक ही इफेक्ट होगा, या तो पीएल अकाउंट के अंदर, पीएल अकाउंट कहां से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। सर ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है वो डेबिट साइड पर शो होता है, और ट्रेडिंग वाला इफेक्ट क्रेडिट होता है, डेबिट वाला इफेक्ट होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड वाला, सिर्फ बैलेंस शीट ओनली जाएगा। क्लियर है या नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है, जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी वही एमसीक्यू,
एमसीक्यू अगर नहीं भी करोगे 100% नंबर ले आओगे मेरे भाई। 14 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर फॉलोइंग डाटा, आइडेंटिफाई द अमाउंट व्हिच इज डिडक्ट फ्रॉम द सन्डी डाटा इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सन्डी डाटा में क्या करना पड़ेगा, देखो न्यू प्रोविजन माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है। ओल्ड प्रोविजन माइनस नहीं होता, ट्रायल बैलेंस वाला बेटर माइनस नहीं होता। क्या माइनस होगा, सिर्फ 800 रुपए, सिर्फ 800 रुपए माइनस होगा। आपको पता है ना, ट्रायल बैलेंस वाला डेटर में से माइनस नहीं होता। डेटर में से क्या माइनस होता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फर्दर बेटर या न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर न्यू प्रोविजन लिखा है यहाँ पर, करंट ईयर प्रोविजन 800 रुपए है। तो सिर्फ क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ कौन सा अमाउंट डेटर में से डिडक्ट होगा। हमने कहा सिर्फ 800 रुपए डेटर में से डिडक्ट होगा और कुछ अमाउंट डिडक्ट नहीं होता। क्यों, ट्रायल बैलेंस वाला डिडक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस है। सर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है आपके पास, ये कह रहा है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। और ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है हमेशा, आपको पता है। और प्रोविजन कहीं नहीं होता। ओल्ड प्रोविजन का मतलब पिछले साल का जो बच गया। दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस वाले आइटम कभी भी डेटर में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके। अलग से बैलेंस शीट में माइनस नहीं होगा। अलग से बैलेंस शीट में माइनस क्या होगा, जो करंट ईयर का प्रोविजन होगा और करंट ईयर का फर्दर बेटर होगा। ठीक रहेगा, समझ में आगे बात। और लास्ट पार्ट, इन्वेंट्री इज, इन्वेंट्री क्या होती है मेरे दोस्त, इट आर पार्ट ऑफ करंट एसेट। इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट का पार्ट होता है दोस्तों। इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पहली बात तो। टेंजिबल, इंटेंजिबल ऐसे कहां से होगी भाई, इन्वेंट्री छुआ जा सकता है। इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट ना, फिक्स्ड एसेट कहां से होगी, इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट होती है, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट एसेट क्या होती है, जो विद इन 1 ईयर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। एक बार आप चेक कर लेना भाई, क्या पता कुछ मिस्टेक होता है, मुझे बता देना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 701 से लेकर इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट। ऑब्वियस ही बात है, वो खर्चा जो पे करना नहीं था फिर भी कर दिया, एसेट है। अगर भाई सेल इतने की है, द रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड इतना। भाई देखो सेल आपको दे रखी है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है। मतलब आपके पास कॉस्ट है, तो मतलब जीपी है, कॉस्ट प्लस जीपी होता है ना। 20% किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो मैंने कहा 25% का। तो ये कितने के बराबर, सेल कितने के बराबर है, 125 के बराबर। तो अगर आपके पास सेल 125 के बराबर है तो बताओ कॉस्ट कितने के बराबर है। तो मैंने कहा सेल कितने के बराबर, 125। तो मैंने कहा अगर सेल 125 के बराबर तो 2000 डिवाइडेड बाई 125, तो 1 के बराबर आ गया। और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। मैंने कहा इंतजार कर लो दोस्तों, सिर्फ कंसाइनमेंट चैप्टर का इंतजार कर लो। कंसाइनमेंट चैप्टर अगर करा दिया ना मैंने तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी समझ लो क्या कर रहा है भाई। मैंने कहा कॉस्ट को मैंने 100 मान लिया, जीपी मेरा 25%, तो सेल कितने के बराबर हो गया, ये जो सेल दे रखी है 2000, ये 125 के बराबर। अगर 125 से डिवाइड करें तो 1 के बराबर आ गया। और जैसे 1 के बराबर आ गया, चॉकलेट वाली कहानी, मल्टीप्लाई बाय 100 करके दोस्तों कितने के बराबर हो गया, 100 के बराबर। 100 किसके बराबर था, कॉस्ट। तो बड़े करो उसको, 1600 आएगा आपका आंसर। 2000 डिवाइडेड बाई 125, हाँ 1600 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, आ गया, सिंपल है। अरे तो कर लोगे, नॉर्मल है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, सेल पर देखो प्रॉफिट मार्जिन इस पे दे रखा है, सेल पे दे रखा है। यही वाली कहानी अपनाइए फिर दोबारा। देन सेल कितनी होगी, देन सेल कितनी होगी, सिंपल है दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो तो पहले सीओ कॉस्ट निकालो। सीओजीएस कैसे निकालते, ओपनिंग स्टॉक, ये जो ये वाला है ना, ये चैप्टर ये अब तब करना जब आपके पास कंसाइनमेंट चैप्टर हो जाए। आप कहोगे ये सर ये क्या मजाक है, हमारे साथ मजाक हो गया, इतना सिंपल सिंपल। मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सब्र करिए इसको, क्योंकि मैं इधर बताने नहीं चाहता। मैं जानबूझ के इधर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सर मैं जानबूझ के इधर इसलिए नहीं बता रहा सर, ये तो मेरा तो आ गया 2 लाख, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे वहां पर डिटेल बताना है। मैं 2 बार डिटेल में क्यों बताऊं यार, तो एक ही चीज 2 बार समझने में आपको भी प्रॉब्लम आएगी, मुझे भी बताने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक बार समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट चैप्टर अलग से इसके लिए 2-3 क्लास है अलग से। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपका सीओजीएस है। कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस आ गया। अब सीओजीएस में क्या ऐड करते हैं, जीपी ऐड करते हैं और से आ जाती है सेल आ जाती है। अब सेम प्रोसीजर, अगर मेरा कॉस्ट, पहले मैं निकालता हूं सेम, अगर मेरा कॉस्ट, अगर मेरा सर ये देख लो क्या कह रहा है, कॉस्ट मेरे को 2 लाख है, पर कह रहा है जो 25% निकालना है ना 16.67% किस पे निकालना है, सेल पे निकालना है। प्रॉफिट किसको होना चाहिए, 16.67 किसको होना चाहिए, सेल पे। तो सेल को अगर 100 मानेंगे और ये अगर जिस पे निकालना होता है ना दोस्तों उसको 100 माना करते हैं, जिस पे निकालना होता है उसको 100 मानते हैं। 16.67 ये आ गया, इसका निकालेंगे 100%, तो ये कितना होगा। तो मैंने कहा भाई 100 में से माइनस कर देंगे 16.67, तो आपके पास 83.33 आ गया, 83.33 आ गया। 83.33 कॉस्ट होगी, जीपी कितना होगा तो सेल इतनी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस्ट जो 2 लाख रुपए वो कितने के बराबर है।
चलिए 2 लाख रुपए ये 80.83.33 है। अब इसको 80.33 से डिवाइड कर दो तो सर 2 लाख को 83.3333 ले जाना लास्ट तक, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा। लास्ट तक ले जाना 3.33 और मल्टीप्लाई में 100 कर देना। क्या कर देना? 100 कर देना। सेल निकाल लेना, हाँ 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 83.3333% एंड तक ले जाओ, एंड तक ले जाओ बिल्कुल कैलकुलेटर की, और मल्टीप्लाई में से 100 कर देना, आपका 2,40,000 आ गया। कितना आ गया सर? 2,40,000, बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया दोस्तों? ये बात समझ में आ रही है? शायद आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ाई यारी बारी में। सिंपल है दोस्तों, जिस पे निकालना है उसको 100 मानो, ठीक है। बाकी कंसाइनमेंट चैप्टर अगर मैं कहूं तो कंसाइनमेंट चैप्टर के ले लू जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझना है तो यहाँ पर समझ लो, सिंपल है भाई। जिस पे निकालना है उसको 100 मान लिया, इस पे निकालना, अगर उस पे निकालना उसको 100 मानोगे, फिर रिमेनिंग ये बच जाएगा। ये किसके बराबर है? 100%, 83 पर जो भी देखो 2 लाख रुपए देखिए कॉस्ट वो 83.33 के बराबर है। 83.33 से डिवाइड करा, 1 के बराबर गया, और जिस पे निकालना है 100 निकालना, 100 के बराबर कर दिया। चला एवरेज स्टॉक आपके पास क्या होता है? एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज स्टॉक। देखो सर, एवरेज स्टॉक का क्या हुआ? एवरेज स्टॉक क्या होता है? एवरेज स्टॉक होता है स्टॉक का एवरेज। सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होता है एवरेज स्टॉक, ठीक है। ये बात याद आएगी। तो कह रहा है एवरेज स्टॉक 12,000 रुपए है। मैंने कहा एवरेज स्टॉक कितना है सर? 12,000 रुपए है। और क्या कह रहा है सर? क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। मैंने यहाँ पर लेट करा, मैंने लेट करा कि मैंने कहा भाई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो मैंने कहा लेट ओपनिंग स्टॉक को मैंने मान लिया एक्स। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 3,000 ज्यादा है, तो मैंने एक्स प्लस 3,000। आई बात समझ नहीं आई? बता दो, दोबारा बता देता हूं मैं। कह रहा है भाई ओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 3,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। जितना ओपनिंग स्टॉक होगा उसका 3,000 ज्यादा होगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक में एक्स है, तो एक्स जितना भी होगा उस पर 3,000 और काट दूंगा, तो क्या देगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्स है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा एक्स प्लस 3,000 है, और डिवाइडेड बाई 2 उठा के इधर भेज दिया, तो 12 दूनी 24,000 हो गया। और ये 3,000 इधर आके क्या कर दिया? माइनस का हो गया 3,000, इधर बच गया 2x। तो एस की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? एस की वैल्यू क्या आ गई भाई? ये आ गया 21,000 रुपए, ठीक है। एस की ये 2x है, 24 में से 3,000 गए तो 21,000, ये 2x का 2x। समझ में आया नहीं आया भाई? इस 2 को उठाकर पहले यहाँ भी 24,000, इस 3,000 को उठाकर माइनस कर दिया इधर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई? एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 21,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 बन जा 2, आपके पास ये रहेगा नहीं है, ठीक है सर। 10,500 आया, 10,500 आ गया। तो एस की वैल्यू कितनी आई? 10,500। बताओ एक्स क्या माना था? एक्स को माना था सर क्लोज ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 10,500 हो गया। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 10,500 में 300 जोड़, 3,000 और जोड़ देंगे तो 13,500। भाई क्या समझ में आया नहीं आया? बता दो सर। एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक का एवरेज करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज कर दिया। किसी भी चीज का एवरेज करने के लिए जितना को लस कर रहे हो उतने से डिवाइड कर दो। पर अगर ये समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट, तो आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट इसके ऊपर लिखना है यहाँ पर पहले। ओपनिंग स्टॉक को एक्स मानेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 3,000 ज्यादा है। अगर ओपनिंग एक्स है तो एक्स प्लस 3,000। मैथमेटिक्स नहीं आती है, उसके बाद सोल्व करना है, सवाल खत्म हो गया। तो आपका आंसर आया 13,500। कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी होगी? मैंने कहा 13,500 होगी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा 10,500। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 13,500। क्लियर? छठा हो गया, सातवां हो गया। डैश कंटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट। डैश कंटेन क्लोजिंग बैलेंस, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है सर। बैलेंस शीट के अंदर ही रियल और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस दिखता है। रियल अकाउंट फॉर एसेट और पर्सनल अकाउंट फॉर लायबिलिटी। याद रहेगी, रियल अकाउंट क्या होते हैं? एसेट होती है, पर्सनल अकाउंट क्या होगा? लायबिलिटी। और सारे बैलेंस जो बच जाते हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। बैलेंस शीट कंटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड एज नोन है। वो एक्सपेंस जो पे करना था पर पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओल्ड प्रोविजन बेटर, मैं नहीं करूंगा इसके लिए तो इतनी जी जान लगा दी है भाई। अब ये भी अगर नहीं आया ना तो गंद हो तुम। ओल्ड प्रोविजन 4,000 दे रखा है, डेटर आपको 50,000 देगा। न्यू प्रोविजन 10% क्रिएट करना है सन्डी डेटर विद अमाउंट। भाई देखो 10% कितना होगा 50,000 का? 5,000। 4,000 पहले से है तो अब कितना और निकालना पड़ेगा पेमेंट अकाउंट से अंदर? 1,000 रुपये। सिंपल है ना? ये नहीं है भाई। 50,000 डेटर है, 10% निकालना है। 10,000 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 नया प्रोविजन क्रिएट करना है। पहले से 4,000 पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट के अंदर, 1,000 और निकालो, हो गया 5,000। वी आर डिस्काउंट बट नॉट ड्यू। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट था, डिस्काउंटेड था, बट ड्यू नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट इज सो इन अ फुटनोट। तो एक नया कंसेप्ट है। ये क्या होता है? जब बीआर क्या होता है? डिस्काउंट होता है, डिस्काउंटेड। बीआर बिल रिसीवेबल क्या होता है? डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं? बैंक पर जाकर डिस्काउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है कंसेप्ट? हमारे पास जब बीआर होता है हम क्या करते हैं? उसको बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लेते हैं। बैंक पर जाते हैं, बैंक को बीआर देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं।
जब वो पैसा देते हैं, जब तक वो ड्यू नहीं होता, बट नॉट ड्यू। बिल डिस्काउंट तो करा लिया, अभी तक बैंक में हमें पैसा नहीं मिला, जब तक हमें पैसा नहीं मिलता तब तक फुट नोट पे दिखाते हैं। फुट नोट क्या होता है? बैलेंस शीट जब फाइनेंस स्टेटमेंट बन जाती है उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दिखाना होता है, फुट नोट। फुट नोट में दिखाना होता है नोट, जिसमें आपको कंपनी अकाउंट किसी का होता है, आपने लिखा नोट टू अकाउंट, वो होता है दोस्तों फुट नोट। ठीक है, समझ में आ गया? ये इग्नोर कर दो, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंने आपको समझा दिया कि वो बिल जो अभी बैंक से डिस्काउंट करा है ड्यू नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ, डिस्काउंटेड बिल अभी क्या नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो उसको तब तक कहां दिखाएंगे? टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की डेट तक उसको फुटनोट पर शो करेंगे, उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। जब वो ड्यू हो जाएगा तब पैसा मिलने लगेगा, तब उसकी एंट्री पास करेंगे। डैश आर पास एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग एंट्री आर द पास। क्लोजिंग एंट्री, अब क्लोजिंग एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। क्लोजिंग एंट्री आर द पास। एसेट अपीयर इन द बुक्स हैविंग द नो रियल वैल्यू। एसेट जो बुक्स में अपीयर होती है जिसकी नो रियल वैल्यू होती है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फिक्टिशियस कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा और कहा होगा, फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं होती दोस्तों। फिक्टिशियस एसेट एक लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। तो फिक्टिशियस एसेट इज नॉट अ टेंजिबल एंड नाइदर अ इनटेंजिबल एसेट, इट इज अ लॉस व्हिच कैन नॉट बी राइट ऑफ टिल नाउ। ये ऐसा लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया होता। ठीक है भाई, इसको मैंने एनपीओ में सिखाया है ढंग से, एनपीओ में सिखाया, बेसिक में सिखाया होगा। तो एसेट अपीयर इन द बुक्स हैविंग नो रियल वैल्यू, तो ये तो जो एसेट जो बुक के अकाउंट शो हो रही है इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहां होगी? एसेट थोड़ी ना, ये फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है? वेरिएंट एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज्ड डैश बाय द पीएल अकाउंट एंड क्रेडिटेड इन द एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अलग जो वेरियस एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, भाई मुझे बताओ, कोई भी एक्सपेंस साल के एंड में कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट के अंदर। जब साल के एंड में पीएल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट हो रखा होगा, उसको मैं क्रेडिट करके कैंसिल कर दूंगा और पीएल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, जैसे बैड डेट को करते हैं। बैड डेट क्या होता है? डेबिट हो रहा होता है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैंसिल क्रेडिट कर देंगे और पीएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या हो रहा है? वो एक्सपेंस जो क्लोज होते हैं क्या बाय क्या करने के? डेबिट इन द पीएल अकाउंट डेबिट करते हैं और क्रेडिट को एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, बैड डेट, कुछ भी करे, सैलरी, सारे एक्सपेंस जो डेबिट हो रखे हैं वो सारे एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे और पीएल अकाउंट को डेबिट करके क्लोजिंग ट्रांसफर एंट्री कहते हैं इसको। क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? ट्रांसफर करके क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्या प्रोविजन फॉर डीडी बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट विल शो इन अ, कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ये तो नॉर्मल है। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार शो इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल भाई, मेरे को ओल्ड कार बेचने पे जो लॉस हुआ, ना तो सेल दिखा रहे हैं ना ओल्ड कार, हम बेकार दिखा रहे हैं लॉस। भाई लॉस को आपने डेफिनेशन चैप्टर पढ़ा हो तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, हर एक चैप्टर आपस में लिंक होता है भाई अकाउंटेंसी के अंदर। तो अगर मैं ओल्ड कार्ड बेच रहा हूं, मेरे 10,000 की कार मैंने 5 की बेच दी, तो 5,000 का जो लॉस हुआ कहां दिखाऊंगा? सर पीएल अकाउंट के अंदर दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल है। और दोस्तों ट्रू फॉल्स करते हैं जल्दी से। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव आर एक्रूड, वो इनकम जो कमाली पर मिलेगी, एक्रूड इनकम होती है, बिल्कुल सही। फॉर द सीड फैक्ट्री कॉटन इज अ फिनिश गुड। भाई सीड फैक्ट्री जो है, सीड फैक्ट्री, अब सीड फैक्ट्री क्या होती है अपने आप करना, अब उसमें सर्च कर लेना कॉटन सीड फैक्ट्री, मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं है कौन सी फैक्ट्री होती है, गूगल पे जाकर सर्च करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड फैक्ट्री। अब देख लेना इसका प्राइस क्या है। तो कॉटन जो है वो रुई, वो उसका फिनिश गुड होगा। एक बार हम ही देख लेते, रुक जाओ एक बार। अरे ये तो पढ़ने में गलती होगी, सीट का लिखा है, शर्ट लिखा है, शर्ट फैक्ट्री। अरे शर्ट फैक्ट्री के लिए कॉटन कब से भाई आपके फिनिश गुड बन गया? शर्ट फैक्ट्री के लिए तो कपड़ा फिनिश गुड होता है, कॉटन थोड़ी ना होता है। जब शर्ट बन जाएगी तब, फॉल्स नहीं है। कॉटन कहां से आ गया भाई? गद्दा थोड़ी ना बना रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? आगे सर, स्टेट द फ्लोइंग इक्वेशन इन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो सेल निकल आएगी। मैंने कहा सिंपल है भाई, सेल कैसे निकालती है? सेल इज इक्वल टू COGS प्लस GP। ठीक है, और सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस GP, ये होता है सेल का फॉर्मूला। अब देख लो यही है क्या? ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, तो ये है GP में क्या कर रहे हैं दोस्तों? माइनस कर रहे हैं, तो गलत है सर फॉर्मूला। डायरेक्ट एक्सपेंस कब से माइनस हो गया? GP में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है बस। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होना ऐड होता है। डायरेक्ट अगर इतना प्लस लगा देना, सिर्फ प्लस लगा देता तो ट्रू हो जाता। देखो ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और GP ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, तो GP, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऐड होगा, तो यहाँ देखो माइनस कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है नहीं है? कैरीज ऑन अ गुड्स परचेज इज शोन इन ट्रेडिंग और बिल्कुल सही। परचेज करते हैं जो कैरी, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। The balance sheet will not give the information regarding the financial position as per particular date. फॉल्स है। बैलेंस शीट ये तो बताता है, बैलेंस शीट एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एक पर्टिकुलर डेट की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए था। इसने कहा
ये फॉल्स है। अच्छा, विल नॉट गिव, यहाँ पर लिखा है नॉट गिव, गिव सर गिव आना चाहिए था। बैलेंस शीट विल गिव द इंफॉर्मेशन, नॉट गिव लिखा है इसलिए इसने कहा गलत कर दिया इसने। पढ़ो सर, समझो ट्रू फॉल्स क्या कहने कह रहा है। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है। हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट गिव की जगह गिव आना चाहिए था, स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हमें बताता है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डेट की, ये कह रहा नहीं बताता। हमने कहा फॉल्स है, तुम गलत कह रहे हो, बताता है भाई। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देखो पहले समझो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है। वो खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हो जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट खर्चा, कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी में डॉक्यूमेंट लगेगा, बिल्डिंग, छोटा मोटा खर्चा जो बिजनेस को स्टार्ट करने में, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल चार्जेस, सब कुछ जितना भी खर्चा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होता है वो क्या होता है सर, वो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। वुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट। सब प्रीलिमिनरी कभी भी करंट एसेट के अंदर शो नहीं होता, प्रीलिमिनरी खर्चा होता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं इसको। फॉल्स है सर, पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता प्रीलिमिनरी। ठीक है, आगे जाकर पता चलेगा कभी कभी बैलेंस में भी शो करता है। फिक्स एसेट आर केप्ट इन अ बिजनेस फॉर यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, बिल्कुल सही। फर्नीचर फिटिंग इज अ करंट एसेट, फॉल्स एसेट होती है भाई, ये फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट नहीं। फर्नीचर फिट इन सोल ट्रेड, सोल ट्रेड मतलब सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, इनकम टैक्स आर रिकॉर्ड एज अ ड्राइंग, बताया था मैंने। इनकम टैक्स क्या होता है, ड्राइंग्स होती है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बिल्कुल सही। रेवेन्यू कहां जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और कैपिटल कहां जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है या नहीं है? और बस लास्ट और खत्म। दोस्तों अगर किसी भी पॉइंट में इसमें किसी मैंने जल्दीबाजी में कराया, मुझे खुद को पता है, क्योंकि जल्दीबाजी में कराना इसलिए है क्योंकि भाई बेस हमने बहुत अच्छा कर लिया है। जब बेस हमारा अच्छा होता है तो हमारा क्लियर। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपको लगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार पूछ लेता हूँ, तो बेफिक्र होकर पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा फोन करके कि हाँ बच्चे इसमें ये होना चाहिए। अब ग्रुप 1, ग्रुप ए में क्या है, कैरीज ऑन गुड्स परचेज क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन में आएगा। ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड, बाहर ले आना खर्चा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट टू पीएनएल, क्रेडिट नहीं, डेबिटेड टू पीएनएल, दोस्तों पीएनएल अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड। कॉन्सेप्ट रिलेटिंग पीएनएल अकाउंट, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, खर्चे और इनकम को मैच करो, बेसिक क्लास हमने पढ़ी हुई है। पैकेज एक्सपेंस इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्योंकि पैकिंग करना, पैकिंग कब करूंगा, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करना जाऊंगा, गुड्स बन चुके हैं, गुड्स बनने के बाद क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, तो तभी तो पैकिंग करूंगा। एप्रिटेंसिव प्रीमियम रिसीव्ड, भाई कुछ भी, एप्रिटेंसिव प्रीमियम रिसीव्ड क्या होगा सर, क्रेडिट होगा, इनकम है या नहीं है, क्रेडिट पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेल ऑन 20%, सेल का क्या 20%, तो 25% क्या होगा, कॉस्ट होगा। अभी दिख रहा था, अगर सेल का 20% है तो कॉस्ट का 25% होगा। ठीक है, अभी बता दो ऊपर वाली कहानी, सेल का 20% तो 100, 25, सेल का 20% 20, और ये 80 होगा, तो 80 अपॉन में 80, 20 अपॉन में 80 इन टोटल, कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट, सॉरी प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इनटू 100, तो कॉस्ट सेल प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकल जाएगा हमारा परसेंटेज। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो सैलरी जो पे करनी थी पर पे नहीं की, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव हो गया पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो पे करना नहीं था फिर भी कर दिया, एसेट है मेरी। फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक, बैंक मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है, नॉट अ फिक्स एसेट। ये हमारी फिक्स एसेट नहीं होती, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। बैंक में हमने अगर एफडी करा दी, कुछ इन्वेस्ट करा पैसा, बैंक में क्या करा, मेरे पैसा सेविंग अकाउंट में था, मैंने उससे क्या कर दी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा बैंक के अंदर, तो ये नॉट अ फिक्स एसेट, इट इज अ इन्वेस्टमेंट। क्या होगी ये, इन्वेस्टमेंट, नॉट अ फिक्स एसेट। सही है ना, नॉट अ फिक्स एसेट नहीं है, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और क्या फिक्स एसेट कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको क्लियरिटी दूंगा। खत्म हो गया। मैं फिर दोबारा कहूंगा एक लास्ट बार, अगर इन एमसीक्यू में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है सर जल्दीबाजी में पढ़ा गए, मुझे समझ नहीं आया, ये एप्रिटेंस प्रीमियम क्या होता है, गूगल पर सर्च करिए, आराम से मिल जाएगा आपको। गूगल पर सर्च करके अगर नहीं मिल रहा तो मुझसे पूछ लेना। इनकम होती है, हमें मतलब ही नहीं, हमें क्या करना मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ इनकम से, इनकम है तो क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट है। दोस्तों मैं फिर कहूंगा लास्ट में, पीएनएल अकाउंट यहाँ पर खत्म हुआ, और लास्ट में मैं कहूंगा कि अगर आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, एमसीक्यू किसी भी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, तो बेफिक्र होकर पूछे। जब तक आप पूछोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा भाई, मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो आप पूछिए तो सही एटलीस्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पर बताया है। मैं ऐसा बोल दूंगा कि सर यहाँ पर मैंने बताया होगा, यहाँ पर एक बार चेक करिए, नहीं समझ में आ रहा फिर पूछिए, कुछ तो यार सोल्व करेंगे।
बट अगर आप पूछोगे ही नहीं तो यार कैसे बात करेंगे। तो सर पास कराना मेरा मकसद है, किसी भी हालत में अच्छे नंबर लाना है, तो आप कृपया करके मेरे को ऐसा समझे, मैंने कहा ना मेरे को सर मत समझो, मेरे को बड़े भाई की तरह समझो कि भाई बता रहा हूँ कि भाई भैया बता दो या कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई, पर सर आप मुझे जरूर पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बेफिक्र होकर, डरिए मत। कभी स्टूडेंट होते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार सर से पूछेंगे तो सर क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भाई, सर कुछ नहीं कहने वाले, भाई भाई बड़ा भाई की तरह समझो, आप बस मुझसे पूछना चालू करो जो भी है, ठीक है। हाँ, फालतू की बात मत पूछना यार, बाकी तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, पेयर अकाउंट क्लोज, न्यू चैप्टर विल बी स्टार्टेड, थैंक यू।